प्रेक्षा सड़क के दूसरे किनारे पड़ी थी। जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई थी वो तो कब का उसे उड़ा के भाग गई थी। उसके सिर से खून रिस रहा था, हाथ पैर से भी खून पानी की तरफ बह रहा था। पैरों में जगह जगह कांटे चुभे थे जो कि जंगल में नंगे पांव भागने से चुभे थे। उसकी हालत काफी बदतर थी। सड़क पे गाड़ियां जा तो रही थी पर हाईवे होने की वजह से कोई उस तरफ देख नहीं रहा था जहां प्रेक्षा खून में पड़ी थी। तभी एक गाड़ी जो आगे बढ़ रही थी, उसमें बैठी औरत का ध्यान अनायास ही सड़क की उस ओर गया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने साइड में बैठे अपने पति से कहा, प्रविष्ट, देखिए ना वहां वो बच्ची। जी हाँ, ये अने के मॉम डैड प्रविष्ट और अक्षदा थे। प्रविष्ट ने जैसे ही उस ओर देखा उनकी भी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही अक्षदा जल्दी से कार से बाहर निकली और प्रेक्षा की तरफ बढ़ गई। उनके साथ प्रविष्ट भी आए। बढ़ते कदमों के साथ साथ उन दोनों के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। वो प्रेक्षा के पास गए और देखा, प्रेक्षा की हालत काफी नाजुक थी। प्रविष्ट ने उसके हाथ की नस चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया पर उनका हाथ भी कांप रहा था। पर फिर भी उन्होंने खुद को मजबूत कर नब्ज चेक किए तो उनको थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि भले ही धीरे धीरे चल रही हो पर धड़कनें अभी भी चल रही थी उसकी। प्रविष्ट ने उसे अपनी गोद में उठाया और कार तक ले आए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो अक्षदा अंदर बैठ गई और उनके बैठते ही प्रविष्ट ने प्रेक्षा को अंदर लिटाया, जिससे प्रेक्षा का सिर अक्षदा की गोद में आ गया। उसके गोद में आते ही अक्षदा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल का हिस्सा उसे वापस दे दिया हो। प्रेक्षा की हालत देख उनके आंखों से आंसू भी बह रहे थे। प्रविष्ट सामने बैठे और उन्होंने ड्राइवर को जल्दी से शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में चलने को कहा जो कि उन्हीं का था। रह रह कर उनका ध्यान प्रेक्षा की तरफ ही जा रहा था। हालांकि प्रेक्षा का चेहरा, हाथ पांव आधे से ज्यादा बॉडी खून से सनी हुई थी, कपड़े भी आधे फट गए थे, पर फिर भी एक अलग सा खिंचाव उन्हें उसके लिए महसूस हो रहा था। तभी उनका फोन बजा जिससे उनका ध्यान टूटा और उन्होंने फोन उठाया तो फोन अने का था। अने ने उनसे पूछा कि वो घर कब तक आ रहे हैं। प्रविष्ट, हमें टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि अभी अभी यहाँ हाईवे पे एक लड़की घायल अवस्था में मिली थी तो हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अनय हैरान हुआ पर उसके साथ बैठा अकाय भी हैरान हुआ। उसके दिल में प्रेक्षा का ख्याल आ गया तो उसने कहा, अंकल, क्या वो लड़की आपके साथ है और आप उसे कहाँ लेके जा रहे हो? प्रविष्ट, अकाय बेटा, हम उसे प्रेक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अकाय, ठीक है, हम लोग भी वहीं पे आ रहे हैं। प्रविष्ट ने हाँ कहा और फोन काट दिया। कुछ देर बाद उनकी कार शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने आके रुकी। उन्होंने हॉस्पिटल फोन करके बता दिया था तो वहां पे सारी फैसिलिटी ऑलरेडी तैयार थी। वो बाहर निकले तो वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेके आया और प्रविष्ट ने प्रेक्षा को स्ट्रेचर पे लिटा दिया। तभी अकाय की कार भी वहां पे आके रुकी। वो और अनय जल्दी से बाहर निकले और हॉस्पिटल के अंदर चले गए। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, अकाय की नजर स्ट्रेचर पे बेजान पड़ी प्रेक्षा पर गई। अकाय के कदम उसकी तरफ बढ़ गए। उसने पास आके देखा तो वो पहचान गया ये प्रेक्षा ही है। पर अगले ही पल जब उसकी हालत देखी, उसका दिल कांप उठा। वही अनय ने भी जब उसे देखा तो उसकी श्री आयो हल्की नम हो गई। अनय ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये प्रेक्षा के साथ। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अनय ने अकाय की तरफ देखा पर अकाय तो अपनी जगह पे जमसा गया था, जैसे सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई हो। खैर, प्रेक्षा को ऑट में ले जाया गया था और दरवाजा बंद हो गया था। अंदर उसके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। सब ऑट के बाहर ही बैठे हुए थे। अक्षदा और प्रविष्ट ने अनय की तरफ देखा और कहा, क्या इस बच्ची का नाम प्रेक्षा है? अनय, हाँ मॉम डैड, इसका भी नाम प्रेक्षा ही है। तभी नित्या अंदर आई, उसके साथ नित्रा भी थी। नित्या ने अंदर आके अकाय की तरफ देखा और उसकी हालत देखकर उसे कुछ न पूछना ही सही समझा। वो अनय की तरफ गई और परेशानी भरी आवाज में बोली, अनय जी, कैसी है प्रेक्षा और कहाँ है? अनय, वो ऑट में है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक उसकी कंडीशन के बारे में पता नहीं चला। अक्षदा उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो बेटा? नित्या, मैं उसकी दोस्त हूँ आंटी। आप मॉम है क्या उसकी? अनय, नहीं, वो मेरे मॉम डैड है। नित्या, ओ सॉरी, मुझे लगा आप दोनों प्रेक्षा के ही मॉम डैड है। वही नित्रा जो साइड में खड़ी थी, वो गौर से अनय, अक्षदा और प्रविष्ट जी को देखते हुए बोली, ये अनय तो अनय, पर उसके मॉम डैड का चेहरा भी प्रेक्षा से इतना सिमिलर कैसे है?
पहले दिन अनय और प्रेक्षा को साथ देख ऐसा लगा जैसे ये दोनों भाई बहन हो, पर नहीं थे, वो कोइंसिडेंस था। फिर वो कुछ देर रुककर बोली, पर एक कोइंसिडेंट हो सकता है, इतना सारा कैसे? प्रविष्ट अंकल की आंखें उसके जैसी ही है, और अक्षदा आंटी भी दिखने में। कैसे हो सकता है ये सब? छोड़ो, भार में जाए मुझे क्या। नित्रा अकाय के पास आई और उसके कंधे पे हाथ रख बोली, प्रेक्षा का जान के दुख हुआ। आफ्टर ऑल थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, वो मेरी दोस्त थी। अकाय ने उसका हाथ झटक दिया और एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा, कुछ नहीं हुआ है उसे, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, होना ही होगा उसे ठीक, और तुम्हें झूठी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो लोग मौजूद है जिन्हें दिल से उसकी चिंता है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अकाय बाहर आके एक खाली बेंच पे बैठ गया। वो भले ही बाहर से कितना भी सख्त बने, पर आज प्रेक्षा की हालत देखकर जो उसके दिल पे बीत रही थी वो लफ्जों में बयां करना मुश्किल था। उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो गई थी, क्योंकि वो अपनी आंखों में आ रही नमी को रोक रहा था। उसे बार बार प्रेक्षा के साथ बिताए पल, उसकी मासूम बातें याद आ रही थी, पर तभी प्रेक्षा की हालत जो आज देखी थी वो उसकी आंखों के आगे आई, जिसे उसका दिल गुस्से की आग में जलने लगा। उसने खुद से कहा, माफ करना जान, जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तब कोई तुम्हारे पास नहीं था, पर तुम्हारे साथ जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसे मैं किसी भी जहां से ढूंढ निकलूंगा और उसका वो हाल करूंगा कि वो मौत की भीख मांगे पर मौत मिले ना। ये बोलते हुए उसकी आंखें अंगार उगल रही थी। अपना गुस्सा काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए। उसने कसके अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और सामने के पेड़ पे जोर से पंच मारा। उसके उंगलियां छिल गई थी पेड़ की सख्त लकड़ी की वजह से, पर अकाय को दर्द नहीं हुआ। वो और एक पंच मारने वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो कि अनय था। अनय ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से में कहा, ये क्या कर रहा है तू अकाय? ऐसे खुद को क्यों चोट पहुंचा रहा है? अकाय ने भी गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और कहा, तो और क्या करूं? अंकल और आंटी की वजह से अंदर शांत था, पर अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। तूने देखी ना उसकी हालत, अब भी तू यही बोल रहा है कि मैं शांत रहूं। अनय शांत आवाज में बोला, अकाय मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे पता है प्रेक्षा की हालत देख तुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, और प्रेक्षा के साथ जिसने भी ये किया है उसे छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, पर इस वक्त बाहर की हर एक चीज से ज्यादा प्रेक्षा जरूरी नहीं है क्या? अनच आगे बोला, अपने आप को शांत रख। इस वक्त प्रेक्षा के लिए अपने महाकाल से दुआ कर कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। खुद को सही नहीं रखेगा तो प्रेक्षा का ध्यान कैसे रख पाएगा? अकाय शांत हो गया उसकी बात पे और वापस बेंच पे बैठते हुए बोला, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है मेरे लिए, और उसे ठीक होना ही होगा। अनय उसकी साइड में बैठ गया और बोला, वो ठीक हो भी जाएगी, बिलीव मी, उसे कुछ नहीं होगा। अकाय ने हाँ में सिर हिलाया और अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया और कुछ देर बात की और फोन रख दिया। अनय, क्या हुआ? अकाय, कुछ नहीं, आदमियों की काम है, लगा दिया है। कुछ ही देर में ये सब जिसने भी किया है वो हमारे सामने होगा। अनय, एचएनएन, चल अब अंदर चलते हैं। वो दोनों अंदर आए और औट के बाहर खड़े हो गए। ऐसे ही वक्त बीतता गया। पूरा दिन और रात भी खत्म हो गई, पर प्रेक्षा की हालत में अब भी कोई सुधार नहीं आया था। कभी डॉक्टर तो कभी नर्स कुछ देर के लिए औट का दरवाजा खोल बाहर आते जाते, पर किसी के पूछने पर कुछ भी नहीं बता रहे थे। रात में अकाय की डॉक्टर के साथ बहस भी हो गई थी, पर अनय ने संभाल लिया। सुबह के 4 बजे औट का दरवाजा खुला और डॉक्टर मास्क निकालते हुए बाहर आए। उन्होंने कहा, पेशेंट के मम्मी पापा कौन है? सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि प्रेक्षा के घर वाले यहां नहीं थे। तभी प्रविष्ट आगे आए और बोले, क्या हुआ? एक्चुअली उसके मम्मी पापा यहां आए नहीं, तो आप हमें ही बता दीजिए जो भी बात है। डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर अग्निहोत्री, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पर वो किसी भी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अगर अगले 6 घंटे में उन्होंने आंखें नहीं खोली तो। उनकी बात पूरी होने से पहले ही अकाय बेहद गुस्से में बोला, तो क्या? हाँ तो क्या? तू कहना चाहता है कि तू बचा नहीं सकता उसे? अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो याद रखना, इस हॉस्पिटल में तो क्या दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में काम करने लायक नहीं रहेगा। तू ऑवटर है ना, 6 घंटे के अंदर तू उसकी आंखें खुलवा, कैसे भी करके। अनय ने उसे पीछे खींचा और कहा, अकाय प्लीज शांत रह, उनकी बात सुन। डॉक्टर, देखिए मैं समझ सकता हूं आपकी हालत,
पर कभी कभी डॉक्टर भी वो नहीं कर सकते जो अपने कर सकते हैं। आप प्लीज उनकी फैमिली को बुला दीजिए। मैं अपना जेट रेडी करवाता हूँ और जितनी जल्दी हो सके उसका परिवार यहाँ आ जाएगा। इतना बोल वो आगे बढ़ गया, पर डॉक्टर की आगे की बात सुन उसके बढ़ते कदम रुक गए। डॉक्टर, पर जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है। उनकी बात सुन सबके चेहरे पर फिक्र भरे भाव आ गए। अक्षदा की आंखों से आंसू बह निकले। वही नित्रा के दिल में लड्डू फूटने लगे। डॉक्टर की बात सुन उसने कहा, ये तो सही हुआ, मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और ये रास्ते से हट भी गई। चलो अब इसके मम्मी पापा तो यहाँ है, नहीं इसका मतलब ये बचेगी भी नहीं। ये बोल उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी। अकाय ने फोन कर जेट रेडी करवाया। वहीं नित्या ने उसकी फैमिली से बात कर ली थी, वो लोग आने के लिए रेडी थे। अकाय वही खड़ा था और प्रेक्षा को बाहर लाया गया। उसके चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, हाथों में 4 ट्यूब लगी थी। वार्ड में लाके उसे शिफ्ट किया गया। अकाय भारी कदमों से उस वार्ड में गया जहां प्रेक्षा मशीनों के बीच गिरी बेजान सी लेटी हुई थी। अकाय ने मशीन में देखा प्रेक्षा की धड़कनें बहुत धीरे चल रही थी। उसने प्यार से प्रेक्षा का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। कुछ बोला नहीं गया उसे, क्योंकि आंखों की नमी जो वो इतनी देर से रोक रहा था वो अब आंसू बन के बह गई। अकाय ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, जानता हूं नाराज होना मुझसे, तुम्हें जरूरत थी और मैं तुम्हारे पास नहीं था, पर एक बार आंखें खोलो ना। तरस गया हूं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, तुम्हारी वो बेवकूफी भरी बातें सुनने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें परेशान करता था, उस बात का बदला ले रही हो मुझसे, पर यह तरीका सही नहीं है। मेरी जान निकल जाएगी तुम्हें कुछ हुआ तो। प्लीज अपनी आंखें खोलो जान, में मैं तुम्हें अब परेशान कभी नहीं करूंगा, पक्का। गुस्से का कुछ बोल नहीं सकता, पर परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। एक बार आंखें खोलो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो यार। प्रेक्षा अब भी वैसी ही थी, कोई मूवमेंट नहीं हुई उसकी। अकाय से अब वहां रुका नहीं गया, वो बाहर आ गया। ऐसे ही समय बीता और 4 घंटे हो गए थे। अब तक प्रेक्षा के घर वाले भी आ गए थे, उन्होंने भी कोशिश करके देख ली पर कुछ नहीं हुआ। प्रेक्षा अब भी वैसी ही बेजान पड़ी थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था। प्रेक्षा के पापा इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं थे, वो मंदिर गए हुए थे प्रेक्षा के नाम की पूजा कराने। कुछ देर बाद प्रेक्षा के वार्ड में अकाय, अनय और उसकी चाची मौजूद थी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और अक्षदा जी अंदर आ गई। वो धीमे कदमों से उसके पास आई। उन्होंने मशीन में देखा तो उसकी धीरे धीरे कम हो रही धड़कनों को देख उन्हें अपनी धड़कनें थमती हुई महसूस हुई। उन्होंने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, तुमसे मेरा क्या रिश्ता है ये तो पता नहीं, पर तुम्हें इस हालत में देख के दिल में बहुत तकलीफ हो रही है। अपनी आंखें जल्दी खोलो बेटा। इतना कहकर अक्षदा ने उसके सिर पे प्यार से हाथ फेर दिया और उनके हाथ फेरते ही वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। प्रेक्षा के हाथों की मूवमेंट तो हुई ही, पर साथ ही साथ उसके होठों की भी हलचल हुई। उसके जुबान से धीमी आवाज में एक शब्द निकला, मम्मा। अक्षदा ने उसके सिर पे प्यार से हाथ फेर दिया और उनके हाथ फेरते ही वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, पर साथ ही साथ उसके होठों की भी हन हुई। उसके जुबान से धीमी आवाज में एक शब्द निकला, मम्मा। ये सुनते ही जहां अकाय, अनय और अक्षदा हैरान हुए, वही उसकी चाची थोड़ी सकपका गई। उन्होंने कहा, वो उसकी मां नहीं है ना, इसलिए शायद उसे अपनी मां की याद आ रही होगी। वैसे भी बच्चा बीमार होता है तो सबसे ज्यादा याद मां की ही आती है ना, तो बस शायद इसीलिए बच्चा अपनी मां को पहचान भी जाता है। अचानक उनकी बात बीच में काटते हुए कोई बोला, जो कि बेशक अकाय ही था, लेकिन जो भी हो प्रेक्षा के रिस्पॉन्स करने से सब खुश भी थे। अकाय ने डॉक्टर को आवाज लगाई तो नर्स ने जाके डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के अंदर आते ही सब लोग बाहर आ गए। अक्षदा तो अब भी हैरान थी, अनय भी यही सब सोच रहा था कि आखिर प्रेक्षा उसकी मां का टच पहचान कैसे गई। उसने खुद से कहा, हर किसी ने कोशिश करके देख ली थी, पर प्रेक्षा ने आखिर मम्मा को ही रिस्पॉन्स कैसे दिया। तभी अक्षदा उसके पास आई और कहा, अनय बेटा, मुझे लग रहा है कि अभी वो बोल ही रही थी कि डॉक्टर बाहर आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बोला था ना, कभी कभी डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते जो अपने कर देते हैं। देखा उनके पेरेंट्स के आते ही उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, अब कुछ देर में होश में भी आ जाएगी। उनकी बात सुनकर प्रविष्ट और प्रेक्षा के बाबा निर्मल जी जो अभी अभी बाहर से आए थे वो खुश तो हो गए, पर साथ ही साथ प्रविष्ट ने कहा, पर उसके घर वाले तो मिल चुके थे, बात भी की, पर उसकी तब तो कोई मेंट नहीं हुई। अनय, हाँ
पापा तब नहीं हुई पर मम्मा का हाथ लगते ही उसने रिस्पॉन्स दिया। प्रविष्ट भी जानकर हैरान हो गए। वो कुछ कहते उससे पहले ही नर्स बाहर आई और डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर, पेशेंट का काफी ब्लड लॉस हो चुका है, उन्हें ब्लड की जरूरत है। डॉक्टर, ब्लड ग्रुप चेक किया। नर्स, हाँ A+ है। डॉक्टर ने सबकी तरफ देख के कहा, आप में से किसी का ब्लड ग्रुप A+ है। प्रविष्ट ने निर्मल जी की तरफ देखा तो वो हिचकिचा गए। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा तो B है। ब्लड ग्रुप A+ नहीं है। मेरी माँ का भी नहीं था। पता नहीं यही कहाँ से ये ब्लड ग्रुप लेके आई। उसकी बात सुन निर्मल जी ने सिर पीट लिया और मन में कहा, ये लड़का कुछ देर अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता, हर जगह जहर ही बोलेगा। अनय और अकाय तो उसके बात करने के तरीके से ही हैरान थे। तभी प्रविष्ट सामने आए और बोले, मेरा ब्लड ग्रुप A+ है, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। नर्स, श्योर, आप आइए हमारे साथ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई तो प्रविष्ट भी उनके साथ ही चले गए। उनके जाते ही अनय ने पूछा, वैसे आपके घर में किसी का भी ब्लड ग्रुप A+ नहीं है? तो फिर प्रेक्षा का ही पैसे है। अभी उसके भाई प्रथम ने कहा कि पेरेंट्स का ही नहीं है, और जब पेरेंट्स में ही नहीं है तो बच्चे में कैसे आया? निर्मल जी थोड़ा सकका गए और बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? मानता हूं ज्यादातर नहीं होता पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, और प्रेक्षा हमारी ही बेटी है। अनय, पर मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो आपकी बेटी नहीं है। निर्मल जी ने अब उससे कुछ नहीं कहा और प्रथम की तरफ देखकर बोले, प्रथम बेटा जाके सेब ले आ, वो होश में आएगी तो थोड़ा खा लेगी। प्रथम, मैं लाऊं? निर्मल जी ने सख्त आवाज में कहा। हाँ, जाओ अब। प्रथम दांत पीसते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही अकाय ने अनय की तरफ देख कहा, ये साला कुछ ठीक नहीं लग रहा। अनय, हाँ, जब से आया है तब से वियर्ड ही बिहेव कर रहा है। बहन जिंदगी और मौत के बीच लड़के आई है, और ये अकाय, HNN, इसे देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसे जरा भी चिंता है अपनी बहन की हालत की। कुछ देर बाद प्रविष्ट प्रेक्षा को खून दे के बाहर आ गए और अनय के पास जाके खड़े हो गए। अक्षता भी उनके पास आई है, बोली, प्रविष्ट, मुझे पक्का लग रहा है ये हमारी ही प्रेक्षा है, हमारी बेटी है वो। प्रविष्ट, लग तो मुझे भी रहा है अक्षता, पर अभी बिना सबूत के कुछ कर नहीं सकते। अनय, हो मम्मा, वो लोग कैसे है देखा ना आपने, वो बिना सबूत के बिल्कुल नहीं मानेंगे हमारी बात। अक्षता, सबूत की क्या जरूरत है? मेरा दिल कर रहा है कि वो मेरी ही बेटी है। एक माँ का दिल अपने बच्चे को पहचानने में गलत नहीं होता। अकाय उनके पास आया और उनका हाथ थामते हुए बोला, यहाँ आपको गलत कोई नहीं बोल रहा आंटी, पर बात सबूत की है। आप लोग ऐसे ही जाके बोल नहीं सकते ना कि वो आपकी बेटी है, कोई यकीन नहीं करेगा। प्रविष्ट, अकाय और अनय सही कर रहे हैं, कुछ दिनों का सब्र करो अक्षता, अगर वो हमारी बेटी है तो उसे हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, पर तब तक अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। अक्षता ने बेमन से सिर हिलाया और फिर सब वार्ड में चले गए। 2 घंटे हो गए थे, प्रेक्षा को अब तक होश नहीं आया था। वही अकाय बिना पलक झपकाए एकटक प्रेक्षा को देख रहा था। इतना सब्र नहीं था उसमें जितना उसने इन 2 दिनों में किया था। अनय उसके पास आया और कंधे पे हाथ रख के बोला, आ जाएगा होश। अकाय ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया तो अनय ने कहा, वैसे मानना पड़ेगा, इश्क अच्छे अच्छे को बदल देता है। जिससे आज तक कभी शांत रहा नहीं गया, आज वो इतने समय से शांत है। जिसने आज तक कभी सब्र नहीं किया वो आज इतना ज्यादा सब्र कर रहा है। जिसे आज तक कभी किसी लड़की से फर्क नहीं पड़ा, वो आज किसी को तकलीफ में देखकर उसका दर्द खुद महसूस कर रहा है। हालांकि प्रेक्षा को दर्द में देखकर अका के अंदर जो तूफान चल रहा था वो तो सिर्फ वही जानता था। उसने अनय से कहा, आज पता चल रहा है तूने, अंकल आंटी ने इतने सालों से कैसे सब्र किया होगा। आसान नहीं होता अपने ही बच्चे से इतने सालों तक दूर रहना। ये बोल उसने एक नजर अक्षता की तरफ देखा जो प्रेक्षा के सिराहने बैठी थी। प्रेक्षा की चाची ने कहा, वैसे इस अस्पताल का नाम भी प्रेक्षा ही है। अक्षता हो, ये हमने हमारी बेटी के नाम से रखा था, उसके होने की खुशी में। आपकी बेटी का नाम भी प्रेक्षा ही है? चाची ने पूछा तो अक्षता ने हो कहा। वैसे आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, चाची ने कहा। अक्षता यो जब 2 साल की थी उभी हद दूर हो गई। बुरा हुआ, चाची ने कहा। तभी प्रयोक्षा की आंखों की हलचल हुई
और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। सब लोग उसके पास जाके खड़े हुए तो नर्स ने कहा, ज्यादा भीड़ मत करिए, वो ज्यादा बात नहीं कर सकती। प्रेक्षा ने आंखें खोल सबको देखा। उसे अपनी चाची, बाबा, अनय, नित्या, अक्षदा और प्रविष्ट सब दिखाई दिए। उसने अक्षदा और प्रविष्ट की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो अनय ने कहा, ये मेरे मॉम डैड है। चाची जी, हाँ बेटा, बड़े ही भले लोगा है, तुम्हें अस्पताल भी यही लेके आए थे। अक्षदा, हाँ बेटा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? प्रेक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और सामने देखने लगी। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। अनय ने पहचान लिया वो किसे ढूंढ रही है। वो वार्ड के बाहर आया और एक चेयर पे शांत बैठे अकाय से कहा, तेरी जान को होश आ गया है और वो तुझे ढूंढ रही है, जा जाके मिल ले। अकाय के मुरझाए चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो जल्दी से वार्ड के अंदर चला गया। अकाय ने अंदर आते ही प्रेक्षा को देखा तो उसकी भी नजरें उससे टकरा गई। अकाय उसके पास आया और बोला, कैसा लग रहा है? प्रेक्षा ने फिर सिर हिला दिया पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। ये बात प्रविष्ट और ने अच्छे से नोटिस कर ली। प्रविष्ट ने नर्स से कहा, डॉक्टर कहाँ है? मुझे बात करनी है उनसे। नर्स, डॉक्टर अभी आके चेक कर लेंगे। तभी डॉक्टर आए और सबको देखते हुए बोले, आप लोग प्लीज बाहर चलिए, कोई एक दो लोग ही रुकिए, यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ पेशेंट के लिए सही नहीं है। उनके कहते ही सब बाहर चले गए पर अकाय अब भी वहीं बैठा था और प्रेक्षा खामोश सी अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रही थी। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, कहीं दर्द हो रहा है अब? भैक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने सिर की तरफ इशारा किया तो डॉक्टर ने इंजेक्शन निकालते हुए कहा, हाँ सिर में कुछ दिन दर्द होगा पर बाद में ठीक हो जाएगा। प्रेक्षा ने इंजेक्शन को देखते ही ना में सिर हिलाते हुए अकाय की तरफ देखा तो वो समझ गया वो क्या कहना चाहती है। डॉक्टर ने इंजेक्शन उसकी तरफ बढ़ाया ही था, अकाय ने एक हाथ से उन्हें रुकने का इशारा किया और प्रेक्षा को देख उसने कहा, तुम्हें पता है आज कॉलेज में कितनी सारी तैयारियां हो रही है? प्रेक्षा ने ना में सिर हिलाया और सवालिया नजरों से उसे देखा तो अकाय ने कहा, अरे बाबा, फ्रेशर्स पार्टी है ना 5 दिनों में, तो बस सब उसके लिए काफी एक्साइटेड है। घेक्षा ने धीरे से वाहा, मुझे भी आना। उसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा था पर अकाय समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है तो उसने आंखें छोटी करके कहा, हालत देखिए अपनी, फिर भी जाना है तुम्हें? उसकी बात पे प्रेक्षा ने अपना छोटा सा मुंह फूला लिया तो अकाय ने प्यार से कहा, हाँ जान, तुम भी तो जाओगी, तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना होने दूंगा पार्टी। इतना कहकर उसने डॉक्टर को इशारा किया तो डॉक्टर ने भी मुस्कुरा के उसे इंजेक्शन लगा दिया। अकाय की बातों की वजह से प्रेक्षा का ध्यान नहीं गया इंजेक्शन पे और उसे बिना तकलीफ के इंजेक्शन लग भी गया। वही दरवाजे पे खड़े प्रविष्ट और अनय ने ये सब देख लिया था। प्रविष्ट ने कहा, कितने अच्छे से ध्यान भटकाया ना उसका इंजेक्शन से। अनय, हाँ मुझे तो कभी नहीं लगा था डेड कि हमारा अकाय भी कभी किसी की इतनी केयर करेगा। प्रविष्ट, हाँ लेकिन देख के खुशी हुई। खैर, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद बाहर आए तो उनके साथ अकाय भी आया। प्रविष्ट ने कहा, डॉक्टर वो ज्यादा बात क्यों नहीं कर रही? डॉक्टर, उनके साथ जो हादसा हुआ था वो उनके लिए शायद बहुत भयानक और शॉकिंग था। उनका माइंड इस हाथ से बाहर नहीं आया है, इसलिए वो बहुत नम हो गई है। जब तक माइंड से ये बात नहीं निकल जाती तब तक वो ज्यादा बात नहीं कर पाएगी। आप लोगों को उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी होगी और ये ध्यान रखना होगा कि वो ये सब जल्द से जल्द भूल जाए। मैंने मेडिसिन लिख दिए है, आप वो ले आइए और टाइम टू टाइम देते रहिए और कुछ दिनों तक उन्हें लिक्विड आ ही देना है, तो ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए पर अचानक रुक गए और कहा, एक और बाल, उनके साथ शायद पहले भी ऐसा कुछ हुआ है जहां उन्हें अकेले ये सब फेस करना पड़ा होगा। वो भी बात उनके माइंड से अब तक निकली नहीं है। ये सब जल्दी उनके दिमाग से निकालना होगा, तभी वो पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी। ये कहकर डॉक्टर चले गए तो प्रविष्ट जी ने निर्मल जी से कहा, क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? निर्मल जी ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, पहले ऐसा कुछ क्यों होगा? डॉक्टर कुछ भी बोल रहे हैं। अकाय, वो पागल नहीं हो गए हैं, कुछ भी बोलने को। आपसे ज्यादा पेशेंट को डॉक्टर समझते हैं और पैसे भी। कॉलेज में भी उसे वैनिया अटैक गाया था, तब भी वो ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी। निर्मल जी, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ था। तभी प्रथम भी वहां आया तो उन्होंने कहा, बेटा वो डॉक्टर कह रहे थे कि बिटिया को पीने वाली ही चीजें देनी है। एक काम कर, सेब रहने दे, सेब का जूस लेके आ। प्रथम ने झल्लाते हुए कहा,
क्या लगा रखा है? कभी ये लाओ कभी वो लाओ, मैं क्या इसलिए साथ आया था? मैं नहीं लाऊंगा कुछ भी, भूखी मरती है तो मरने दो। फिर क्या था, अकाय के भी सब्र का बांध टूट गया। अकाय ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ी और दांत पीसते हुए कहा, कब से देख रहा हूं, बड़ी तेज जुबान चल रही है तेरी। उसके मरने की बातें कर रहा है, तुझे ही खत्म कर देता हूं आज। ये बोल उसने उसका गला पकड़ लिया। प्रथम ने उसे दूर करने की कोशिश पर भी नहीं हुआ। अब प्रथम का दम छूटता ही जा रहा था। तभी निर्मल जी ने प्रविष्ट जी से कहा, आप अपने बेटे को समझाइए ना, मेरे बेटे की जान ले लेगा वो। प्रविष्ट उसके पास गए और बोले, अकाय बेटा छोड़ो उसे, मैंने कहा ना छोड़ो। उनके कहते ही अकाय ने छोड़ दिया तो प्रथम जोर से खांसते हुए चेयर पे बैठा और अकाय उसे घूरते हुए बाहर जूस लाने चला गया। वही अने जो खामोशी से ये सब देख रहा था, उसने मन में कहा, ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। पता नहीं प्रेक्षा का ख्याल रख पाएंगे भी या नहीं। मुझे ही चिंता हो रही है। अब मुझे जल्द से जल्द पता लगा कि प्रेक्षा को उसके अपने घर लाना होगा। ऐसे ही सुबह हो चुकी थी और को डिस्चार्ज मिलने वाला था। अब वीड़ी बहुत बातें कर रही थी। सुबह में नित्या, अक्षदा, प्रनिष्ठ और अनय आ गए थे हॉस्पिटल। प्रेक्षा की चाची बाबा सुबह में ही उसके अपार्टमेंट चले गए थे। अकाय ने गार्ड्स के भ्रू पहले ही घर वलीन करके हर चीज नई लाके रख दी थी तो उन्हें घर की हालत का पता नहीं चला। खैर, अने प्रेक्षा के पास बैठा उसे नारियल पानी पिला रहा था। प्रेक्षा ने अने की तरफ देखा और धीरे से कहा, बस अने जी। अने ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अने जी नहीं, आज के बाद भाई बोलना। प्रेक्षा ने सुना तो उसकी आंखों में नमी आ गई। आज तक कभी प्रथम ने उसे इतना प्यार नहीं दिया था जितना इतने कम समय में अने से मिला था। अने प्रेक्षा के पास बैठा उसे नारियल पानी पिला रहा था। प्रेक्षा ने अने की तरफ देखा और धीरे से कहा, बस अने जी। अने ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, अने जी नहीं, आज के बाद भाई बोलना। प्रेक्षा ने सुना तो उसकी आंखों में नमी आ गई। आज तक कभी प्रथम ने उसे इतना प्यार नहीं दिया था जितना इतने कम समय में अने से मिला था। उसने नम आंखों से कहा, ओके अने जी। तो अने ने उसे आंखें दिखाई। प्रेक्षा ने जीभ दालो तले दबाते हुए कहा, सॉरी अने भाई। उसके मुंह से भाई सुनकर अने के दिल को सुकून मिल गया। अने ने मुस्कुरा के उसके सिर पे हाथ फेरा। तभी अकाय आया और बोला, चलो बहन भाई मिलन हो गया हो तो चले, फॉर्मेलिटीज हो गई है। अने ने हाँ कहा और प्रेक्षा को उठने में हेल्प करने लगा। इतने में ही प्रथम आया और उसका हाथ झटकते हुए बोला, बहुत हुआ तुम दोनों का, अब दूर रहो प्रेक्षा से। उसका भाई मैं हूं तो मैं ही उठाऊंगा, तुम दोनों दूर हटो। अने को उसकी बात सुन बुरा लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। पर अकाय तो अकाय है। उसने प्रथम के हाथ लगाने से पहले ही प्रथम को धक्का दिया और प्रेक्षा को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी गोद में आते ही प्रज्ञा को राहत मिली। में जाने से उसे इर लग रहा था, पर अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि अकाय ने सबके सामने उसे ऐसे बाहों में लिया है। उसने कहा, प्लीज नीचे छोड़िए, प्रथम भाई है ना, यो उठा लेंगे। तुम बीमार हो ना तो शांत रहो, और जिसने भी गोद में उठाया है चुपचाप बैठो और उस निकम्मे लड़के का नाम मेरे सामने मत लो। अकाय ने कहा तो प्रेक्षा चुप बैठ गई। वो उसे बाहर ले आया तो निर्मल जी ने कहा, ये क्या प्रथम कहा है जो तुम्हें ऐसे सबके सामने लाना पड़ा? प्रथम बाहर आया और कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले अकाय बोला, वो क्या है ना अंकल, आपके बेटे ने खुद ही मना बाला तुझी और उम्मीद भी वसा की जा सकती है। प्रदमा, अरे बाबा में ही उसी जानी बाता का रियलाई मीना दिया ती बीत क्यों ही आई तुझी, कल मैं बीत रहा हूं। पहली मुद्री नीचे उतारिए, प्रीक्षा ने कहा थी अवाक उसकी तरफ देख कर बीला अरी, तुम अब तक नींद में ही तभी मुझे मेरे हाथा नाती नीत ही रहेगी। इस्ता कहकार सनीक्षिया की कार में बिठाया। तभी नित्रा की कार वहां आके रुकी और वो उसमें से बाहर निकल अकाय के पास गई और प्रेक्षा की तरफ देखते हुए बोली, तो फाइनली मेरी प्यारी दोस्त को डिस्चार्ज मिल ही गया। वैसे इस हॉस्पिटल की फीस भी काफी महंगी आई होगी ना, कितने लगे वैसे, तुम लोगों ने दिए भी है या नहीं? अकाय कुछ कहता उससे पहले ही अने उसके पास आया और बोला, वो क्या है ना नित्रा, इतने गरीब नहीं है हम कि अपनों की जान बचाने के पैसे ले। नित्रा, अने पर ये कहा तुम्हारी अपनी है। प्रविष्ट, तुम हो कौन बीच में बोलने वाली? किसी ने तुम्हें कहा बोलने को? नहीं ना तो चुप रहो। पर अंकल, अभी वो बात कर ही रही थी कि अक्षदा बीच में बोली, कैसी बातें कर रही हो, हम प्रेक्षा के ट्रीटमेंट के पैसे लेंगे।
हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। फिर वो निर्मल जी की तरफ देखकर बोली, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, क्या प्रेक्षा को हम अपने साथ ले जा सकते हैं? बस तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। उनकी बात पे प्रेक्षा की चाची हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, आपने और आपके परिवार ने पहले ही बहुत कुछ किया है हमारे लिए, अब हम हैं अपनी बिटिया का ख्याल रखने के लिए। अक्षदा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि प्रविष्ट ने उन्हें आंखों से ना में इशारा किया तो वो चुप होके एक साइड हो गई। इसके बाद निर्मल जी, प्रेक्षा की चाची और प्रथम एक गाड़ी में बैठ के आगे निकल गए। अनय और अक्षदा भी उनके पीछे वाली कार में बैठ के निकल गए, पर प्रविष्ट नहीं गए थे। उन्हें डॉक्टर से कुछ काम था तो वो हॉस्पिटल के अंदर चले गए। अब वहां सिर्फ अकाय की कार मौजूद थी और सड़क पे खड़ी नित्रा। अकाय ने कार में बैठने से पहले अपने गार्ड को इशारा किया तो वो समझ गया अकाय क्या कर रहा है। गार्ड चुपचाप पीछे चला गया और पीछे की गाड़ी में बैठ के गाड़ी बड़ी ही तेज चलाते हुए ले आया जहां नित्रा थी। उसने सीधा अपनी गाड़ी से नित्रा को उड़ा दिया। नित्रा दर्द से तड़पते हुए वहां पे बैठ गई। वही अकाय ने डेविल स्माइल के साथ कहा, इसके बाप से पैसे लिए बिना ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करना इसका। इतना बोल वो कार में बैठ गया जहां प्रेक्षा दूसरी तरफ की विंडो से सिर टिकाए बैठी थी। अकाय के बैठते ही उसने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं भारी हूं। अकाय ने उसके फूले हुए गालों को खींचते हुए कहा, नहीं, तुम तो इतनी सी छुई मुई हो, तो फिर बाहर क्यों कहा? हाँ, कहते हुए प्रेक्षा ने मुंह फेर लिया। तो अकाय ने दिल पे हाथ रख कहा, उफ, ये गुस्सा। उसने जिस अंदाज में कहा था उससे प्रेक्षा और खींच गई। तो अकाय ने उसके गाल पे किस करते हुए कहा, ये अदा ही तो दीवाना बनाती है। प्रेक्षा कुछ बोलने वाली थी कि अकाय ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसका सिर अपने सीने से लगा के प्यार से उसके बाल सहलाने लगा, जिससे प्रेक्षा को अच्छा लग रहा था। ऐसे ही वो दोनों प्रेक्षा के अपार्टमेंट के बाहर आ गए। अकाय ने फिर उसे गोद में उठाना चाहा तो प्रेक्षा ने बिचारगी से उसे देखा, पर अकाय ने उसे इग्नोर कर अपनी गोद में उठा लिया और अपार्टमेंट के अंदर ले आया। निर्मल जी को उसकी प्रेक्षा से करीबी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें लगा था अकाय प्रविष्ट का बेटा है और प्रविष्ट ने उनकी बहुत मदद की तो वो अब उनके बेटे के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अकाय ने प्रेक्षा को बेडरूम में लाके बेड पे लिटाया तो निर्मल जी आए और बोले, तुम्हारे पापा ने हमारी बहुत मदद की, पर अब और नहीं चाहिए हमें, अब हम हमारी बेटी का देख लेंगे। उसका भाई प्रथम भी है, पता है कितना ख्याल रखता है वो उसका, किसे पता भाई है भी कि नहीं। एनीवेज आप लोग ख्याल रखिए, मैं चलता हूं, अकाय ने अकड़ते हुए कहा और फिर प्रेक्षा की तरफ देखकर कहा, डरना मत, यहां तुम्हारी फैमिली है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, इतना कहकर वो चला गया। उसके जाते ही निर्मल जी ने प्रेक्षा से कहा, तुम आराम करो बिटिया, हम सब यहीं पे है। आराम बाद में, पहले ये दलिया खा लेना, चबाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल गारा नहीं है, तू आराम से पी भी सकती है, प्रेक्षा की चाची ने अंदर आते हुए कहा। प्रेक्षा ने मुंह बनाया तो चाची बोली, बिटिया डॉक्टर ने कहा है ना सिर्फ पीने वाली चीजें ही देनी है, तो जूस पी के तू ऊब गई होगी, इसलिए मैंने ये बनाया है कुछ नया। प्रेक्षा ने ज्यादा आनाकानी नहीं की और बेमन से हल्के हल्के चबाते हुए वो दलिया पी लिया। उसके बाद निर्मल जी ने उसे मेडिसिन्स दी और चद्दर ओढ़ा के बाहर आए। बाहर आके वो मार्केट चले गए प्रेक्षा के लिए फ्रूट्स लाने ताकि रात को जूस दे सके। वही प्रेक्षा की चाची भी बोर हो रही थी तो कपड़े धो के सुखाने छत पे चली गई। अब प्रेक्षा अकेली ही थी वहां। प्रविष्ट इस वक्त डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, आपने कहा था रिपोर्ट आज तक आ जाएगी, तो फिर अब तक आई क्यों नहीं? वो लोग ले भी गए उसे अपने साथ। डॉक्टर, मैंने रिपोर्ट बहुत अर्जेंटली देने को कहा था, पर टेक्निकल इश्यू आ गया, इसलिए 1 घंटा टाइम लगेगा। प्रविष्ट, ठीक है, मैं यहीं पे वेट करता हूं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे देना रिपोर्ट्स। प्रथम अपार्टमेंट के पार्किंग में खड़ा था और किसी से फोन पे बात कर रहा था। उसने कहा, क्या है? कितनी बार कहा है, वृंदावन में नहीं लखनऊ में हूं, बाबा और चाची यही आसपास रहते हैं, तो फोन मत करना, फिर क्यों कर रहा है? फोन की दूसरी तरफ किसी की घबराई सी आवाज आई, भाऊ, आपने कहा था काम हो जाने के बाद पैसे मिल जाएंगे, अब तक क्यों नहीं दिए? प्रथम ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, काम हो जाने के बाद कहा था, पर काम हुआ कहाँ है? वो लड़की तो अब भी मेरे ही घर में बैठ के ऐश कर रही है।
सामने से लड़का बोला, भाऊ हमने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसकी बात बीच में काटते हुए प्रथम बोला, जबरदस्ती करने की कोशिश की पर की तो नहीं ना। मैंने कहा था अच्छे से नोच खाओ और फिर मेरे पास ले आओ ताकि मैं बाबा को दिखा सकूं और उस लड़की को घर से बाहर निकाल सकूं, पर नहीं, तुम 4 लड़कों से एक इतनी सी लड़की नहीं संभाली गई। सामने से आवाज आई, पर आप उसके साथ ये सब क्यों करना चाहते थे? वो तो आपकी बहन। उसकी बात पूरी होने से पहले प्रथम गुस्से में बोला, बहन नहीं है, वो मेरी पता नहीं किसकी बेटी है। क्या है? हमारे घर पड़ी है। इतने सालों से उसे रास्ते से निकालना चाहता था पर तुम लोगों ने ऐन वक्त पर उसे खिसकने दिया। प्रथम आगे बोला, अब रखो फोन, आइंदा से फोन मत करना, जो काम हुआ ही नहीं है उसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे। उसने फोन रखा और ऊपर चला गया। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का डर से कांप रहा था क्योंकि उसके सामने बैठा शख्स इस वक्त लावा की तरह तप रहा था। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए आवाज लगाई, बिरजू। बिरजू सिर झुकाए आया तो वो शख्स बोला, ले जाओ इसे बेसमेंट में, रात तक अच्छे से खातिरदारी करना इन सब की, रात में आके मैं देखूंगा। प्रेक्षा इस वक्त दवाइयों के असर से आराम से सो रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। उस इंसान ने अपनी नफरत भरी नजर प्रेक्षा पे डाली और कसके उसके हाथ को पकड़ हिला दिया, जिससे प्रेक्षा को नींद में भी दर्द होने लगा। जब दर्द तेज हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खुलते ही उसने अपने सामने खड़े शख्स की तरफ देखा तो डर गई और डरते हुए कहा, प्रथम भाई। प्रथम ने उसे हाथ से खींच उठाया तो प्रेक्षा के बॉडी में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसकी हालत नहीं थी उठने की, पर प्रथम ने बिना किसी दया के उसे एक झटके में खींच के उठाया और अपने सामने किया। प्रेक्षा ने डरते हुए कहा, भाई मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज लेटने दीजिए। प्रथम ने उसके हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहा, कौन थे वो लोग? किसके साथ ऐश करने गई थी तू? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए तुझे लखनऊ भेजा था हमने। हाँ बोल साली, अब बोलती क्यों नहीं है? प्रेक्षा की आंखों से आंसू बह गए उसकी बात सुन। उसने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता भाई वो लोग कौन थे और उन्होंने मेरे साथ क्यों जबरदस्ती। वो बोल ही रही थी कि प्रथम ने उसे जोर से धप्पड़ मारा जिससे प्रेक्षा के कदम लड़खड़ा गए और वो सीधा जमीन पे गिर गई। उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था, उसका रोना भी तेज हो गया। प्रथम ने उसके बालों को पकड़ खींचा और कहा, चुप, एकदम चुप हो जा, रोने धोने का नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। प्रेक्षा, मैं नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में दर्द हो रहा है। इतना कहते साथ ही दर्द से कराहती वो बेहोश होने लगी। प्रथम ने उसके गालों को हाथ से दबाते हुए कहा, उठ, आंखें बंद हुई तो याद रख। अभी वो कह ही रहा था कि किसी ने उसे पीछे किया और उसके चेहरे पे झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रथम सुन होके देखता ही रह गया। उसके सामने प्रविष्ट खड़े थे जो अपनी आग उगलती नजरों से उसे देख रहे थे। उनके पीछे ही अनय और अकाय खड़े थे, साथ ही साथ प्रेक्षा की चाची भी थी। अकाय की हाथों की मुट्ठियां इस कदर कस गई थी कि अब उसके गुस्से की कोई हद नहीं थी, पर उसने खुद को शांत इसलिए रखा था क्योंकि अब ये मामला अनय के घर का था, उसकी फैमिली का, और अकाय बीच में नहीं पड़ना चाहता था। वही अनय ने प्रेक्षा को उठाया और बेड पे लिटा के उसका चेहरा थपथपाते हुए पानी की छींटे मार के बोला, प्रेक्षा बच्चा आंख खोलो, देखो भाई आ गए हैं ना। पानी की बूंदे पड़ते ही प्रेक्षा ने धीरे से आंखें खोली और अनय को अपने सामने देख उससे लिपट गई और कहा, भाई वो मार। अनय ने प्यार से कहा, कुछ नहीं हुआ बच्चा, हम सब है ना यहाँ पे, अब ये कमीना और कुछ नहीं करेगा। तभी निर्मल जी आए और वो आते ही भागते हुए प्रविष्ट के पास गए और प्रथम को उससे छुड़ाते हुए बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? कल आपका बेटा और आज आप खुद मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि आपके बेटे ने मेरी बेटी पे हाथ उठाया है, प्रविष्ट ने बेहद गुस्से में कहा और प्रथम को अकाय की तरफ फेंक दिया। निर्मल जी, आपकी बेटी? यहां कहा आपकी बेटी है? प्रविष्ट, प्रेक्षा हमारी बेटी है। इस पे चाची जी बोली, ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? हम लोग कुछ बोल नहीं रहे इसलिए कुछ भी बोलेंगे। अक्षदा ने अंदर आते हुए कहा, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ये डीएनए रिपोर्ट से जिससे प्रूफ होता है कि प्रेक्षा हमारी बेटी है, आपकी नहीं। निर्मल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई उनकी बात सुन। उन्होंने वो रिपोर्ट देखी और कांपते हुए कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। प्रविष्ट उनके सामने आके खड़े हो गए और कहा, क्या हो सकता है और क्या नहीं ये तो अब पुलिस आपको बताएगी, बच्चा किडनैप करने का केस होगा आप पे।
पुलिस का नाम सुनते ही निर्मल जी और चाची जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? माना ये सच है कि प्रेक्षा आपकी बेटी है, पर यह सच नहीं है कि हमने बच्चा किडनैप किया है। प्रेक्षा तो एकदम सुन्न हो गई थी। अने के सीने से लिपटी वो सब कुछ देख रही थी, पर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहां क्या हो रहा है। पुलिस का नाम सुनते ही निर्मल जी और चाची जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? माना ये सच है कि प्रेक्षा आपकी बेटी है, पर यह सच नहीं है कि हमने बच्चा किडनैप किया है। प्रेक्षा तो एकदम सुन्न हो गई थी। अने के सीने से लिपटी वो सब कुछ देख रही थी, पर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहां क्या हो रहा है। प्रेक्षा ने अनय को देख कहा, पर मैं कैसे? तो प्रविष्ट ने अब सच बताना शुरू किया था। फ्लैशबैक। मुंबई। अक्षदा, प्रविष्ट अपनी 2 साल की प्रेक्षा और 5 साल के अनय के साथ मुंबई घूमने आए हुए थे। वही वो लोग प्रेक्षा का 2 एंडी बर्थडे मनाने वाले थे। ये बात प्रेक्षा के 2 एंडी बर्थडे के दिन की ही है। सुबह से अनय की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर शाम में सडनली ज्यादा ही बिगड़ गई। इसलिए प्रविष्ट और अक्षदा ने सोचा पहले अनय को हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाद में होटल आके प्रेक्षा का बर्थडे भी हो जाएगा। होटल से जाने से पहले उन्होंने होटल स्टाफ को बता दिया था कि उनके आने से पहले हॉल बर्थडे के लिए रेडी कर दे, और फिर शाम के 8 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल आ गए। अनय का चेकअप करा लिया और फिर केबिन के बाहर आके बैठ गए। प्रविष्ट 2 एनडी फ्लोर पे मेडिसिन लेने गए थे और अक्षदा को वॉशरूम जाना था, इसलिए उसने अनय के पास छोटी प्रेक्षा को दिया और वॉशरूम चली गई। जाते वक्त उसने अनय से कहा था कि वो 5 मिनट में आ जाएगी, तब तक बच्चे का ख्याल रखना। उस दिन बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और अंदर नन्ही प्रेक्षा अनय की गोद में हाथ पैर चलाते हुए खेल रही थी। अनय प्रेक्षा को गोद में लेके बैठा हुआ था कि उसे खांसी आने लगी, इसलिए उसने प्रेक्षा को चेयर पे बिठाया और उठ के खांसने लगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी होता है, तो इसलिए उसने खांसते वक्त प्रेक्षा को चेयर पे बिठाया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। एक आदमी तेजी से उसकी तरफ आया और प्रेक्षा को उठा के ले गया। वो आदमी आगे आगे भाग रहा था और अनय उसके पीछे, पर छोटा अनय क्या ही कर पाता। ऊपर से उसकी तबीयत खराब, पर फिर भी अपनी सारी ताकत लगा के वो उसके पीछे भाग रहा था। वो आदमी नीचे आया, वही उसकी गोद में मौजूद प्रेक्षा जोर जोर से रो रही थी। अनय ने कहा, बच्चा रो मत, भाई आ रहे हैं। पर वो आदमी उसे लेकर भाग रहा था, इसलिए वो अब भी रोए ही जा रही थी। नीचे आके अनय ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से काट लिया, जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और अनय ने प्रेक्षा को अपनी गोद में ले लिया। अपना सा एहसास पार्क मेक्षा जी रो रही थी जब शांत हो गई। तभी उस आदमी ने अनय को धक्का दिया और वापस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, और अनय कुछ कर पाता उससे पहले ही गाड़ी में बैठ के अनय के सामने से निकल गया। अनय वहीं पे बैठ के रोने लगा। प्रविष्ट और अक्षदा पूरे हॉस्पिटल में दोनों को ढूंढ रहे थे। अक्षदा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि कोई भी नहीं बता रहा था कि दोनों बच्चों को कहीं देखा भी है कि नहीं। तभी एक आदमी जो शायद अभी अभी ऊपर आया था, प्रविष्ट ने उसे तस्वीर दिखाई तो वो बोला, ये बच्चा, ये तो नीचे मैन गेट के पास बैठ के रो रहा है। मैंने उसे पूछा भी, पर कुछ बोला नहीं, बस रो रहा है। प्रविष्ट, उसके साथ एक और छोटा बच्चा होगा। वो आदमी, नहीं, वहां ये अकेला ही था। इतना बोल के वो चला गया। पर उसकी बात सुन अक्षदा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनके आंखों के आंसू और तेज हो गए। कुछ गलत होने का अंदाजा उन्हें हो गया। प्रविष्ट सीढ़ियों से भागते हुए जा रहे थे और अक्षदा बस उनके पीछे चल रही थी। नीचे आके प्रविष्ट ने देखा अनय गेट के पास बैठ के रो रहा है, तो वो जल्दी से उसके पास गए और उसे उठा के बोले, अनय बेटा, क्या हुआ है? इतना रो क्यों रहे हो? और गुड़िया कहाँ है? अनय ने रोते हुए कहा, पापा, वो बैड अंकल गुड़िया को ले गए। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुके। मैं गुड़िया को नहीं बचा पाया। पापा, वो बहुत रो रही थी। पता नहीं वो अंकल उसे कहाँ लेके गए होंगे। ये कहते हुए उसका रोना और तेज हो गया। प्रविष्ट ने उसे सीने से लगाया। उन्होंने पलट के अक्षदा को देखा जो अपनी जगह पे जम गई थी। उन्होंने उसे हिलाया तो अक्षदा ने कांपते लबों से कहा, मेरी बच्ची, कहाँ लेके गया होगा वो आदमी? इतनी बारिश हो रही है, मेरी प्रेक्षा कैसी होगी? वो रो रही थी प्रविष्ट। वो अपने मम्मा पापा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। पता है ना आपको, वो नहीं रह सकती।
ये बोलते हुए उन्हें एकदम से चक्कर आने लगा। प्रविष्ट ने अनय को खड़ा किया और अक्षदा को संभाला जो बेहोश हो चुकी थी। अनय, मम्मा, मम्मा को क्या हुआ पापा? प्रविष्ट, कुछ नहीं हुआ बेटा, चलो मम्मा को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो अक्षदा और अनय को लेके हॉस्पिटल के अंदर आए। अक्षदा को एडमिट करने के बाद उन्हें अनय का ख्याल आया, जिसका शरीर बुखार से तप रहा था। तबीयत उसकी पहले ही खराब थी, अब बारिश में भीगने की वजह से और बीमार हो गया। प्रविष्ट ने अनय को भी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर चेकअप कर रहे थे और प्रविष्ट ने फोन निकाल के अपने दोस्त को फोन किया, जो कि बेशक रणधीर ही थे। उन्हें फोन करके उन्होंने सब बता दिया तो रणधीर, जो उस वक्त मंत्री थे, उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा के प्रेक्षा को ढूंढने की अरेंजमेंट्स कर दी। जगह जगह नाकाबंदी करवा दी, पुलिस को पूरे मुंबई में ढूंढने के लिए लगा दिया। रणधीर से जो बना वो उन्होंने किया, पर बच्चे का कोई अता पता नहीं चला। डॉक्टर ने प्रविष्ट से कहा कि अक्षदा को एक गहरा मेंटल शॉक लगा है। प्रविष्ट इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। एक तरफ उनकी बेटी किडनैप हो गई थी, उसे वो ढूंढने तक जा नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ अनय और अक्षदा की बीमारी, बहुत अकेले पड़ गए थे वो। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद करते हुए प्रविष्ट और अक्षदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वही अनय ने कसके प्रेक्षा को अपने सीने से लगाया हुआ था, आंखें उसकी भी नम थी। प्रविष्ट ने आंखें पोंछते हुए कहा, एक मासूम बच्चे को उसके माँ बाप से दूर करते वक्त आपको शर्म नहीं आई? जरा भी ख्याल नहीं आया कि इतना छोटा बच्चा अपने माँ बाप के बिना कैसे रहेगा? निर्मल जी ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मैंने आपके बच्चे को किडनैप नहीं किया था, बल्कि हकीकत कुछ और है। इतना कहकर उन्होंने मैं भी बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। निर्मल जी अपने किसी काम से मुंबई आए हुए थे और रात के 12 बजे की ट्रेन से वापस जाने वाले थे, पर उन्होंने सोचा जाने से पहले एक बार समुंदर देख आते हैं, पता नहीं फिर कब आना होगा। ये सोच वो बीच पे एक चट्टान पे बैठ के समुंदर देखने लगे। निर्मल जी जहां बैठे थे वहां थोड़ा अंधेरा था, इसलिए किसी को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी एक आदमी जिसकी गोद में बच्चा था वो वहां आके चट्टान पे बैठ गया और किसी से फोन पे बात करने लगा। निर्मल जी को उसकी बातें सुनाई दे रही थी। उस आदमी ने फोन पे कहा, मैं एक बच्चे को उठा लाया हूं, इस बच्चे की आंखें नीली है और इसकी आंखें निकालकर विदेश में बेचेंगे तो बहुत फायदा होगा हमें। फिर सामने से कुछ कहा गया, शायद वो तो निर्मल जी को सुनाई नहीं दिया, पर उस आदमी की आवाज फिर आई जो बोल रहा था, शिप अभी तक आई नहीं है, जल्दी से शिप को भेज दो ताकि मैं इस बच्चे को लेके आ सकूं। इतना कहकर वो आदमी बच्चे को लंके आगे बढ़ गया। तभी बीच पे एक पुलिस की गाड़ी आके रुकी और पुलिस वाले इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। निर्मल जी अपनी जगह से उठे और पुलिस वाले के पास जाके कहा, एक आदमी बच्चा लेके अभी अभी दूसरी दिशा में गया है, उसकी बातों से लग रहा था कि उसने बच्चे को चुराया है। पुलिस वालों ने निर्मल जी की बात सुन के वही छुप के बैठ गए ताकि शिप आने के बाद उस पूरी गैंग को पकड़ सके। रात के 10 बज रहे थे, अब तक बारिश थम चुकी थी, बस हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। तभी एक शिप किनारे पे आया और वो आदमी बच्चे को लेके उस शिप में चढ़ गया। पर जैसे ही शिप निकलने को हुई कि तभी पुलिस वालों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और प्रविष्ट को भी फोन करके बताया कि आपका बच्चा मिल गया है। निर्मल जी वही थे, पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं। ये देख सुकून से वो वहां से जाने लगे। पुलिस वालों ने बच्चे को गोद में ले लिया और उन आदमियों को पकड़ने लगे। तभी प्रविष्ट का भी आना हुआ। उन्होंने प्रेक्षा को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उसे अपनी गोद में लेने ही वाले थे कि तभी वो हुआ जिसे देख सब दंग रह गए। अचानक ही वहां चारों तरफ धुआं धुआं फैल गया और उस धुएं में किसी को कोई क्लियर दिख नहीं रहा था, सब कुछ धुंधला हो गया था। ऐसे ही कुछ देर तक धुआं रहा और फिर वो धुआं धीरे धीरे कम होने लगा। वो कम होते ही सबको एक दूसरे के चेहरे दिखाई देने लगे, पर हैरानी की बात यह थी कि जिस पुलिस वाले के गोद में बच्चा था वो पुलिस वाला तो अभी भी वही था, पर बच्चा एक बार फिर गायब हो गया। प्रविष्ट ने और पुलिस वाले चारों तरफ फैल के ढूंढने लगे, पर बच्चे का कोई अता पता नहीं मिला। प्रविष्ट एक बार फिर टूट गए थे। इतने पास आके वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। वही दूसरी तरफ निर्मल जी चलते हुए जा रहे थे कि उन्हें वही आदमी भागता हुआ दिखा और उसके गोद में भी वही बच्चा था। उन्हें हैरानी तो हुई, पर इस बार वो खुद भागे उस आदमी के पीछे और आखिरकार एक सुनसान इलाके में उसे पकड़ ही लिया। निर्मल जी ने उस आदमी के सिर पे पत्थर मारा और बच्चे को अपनी गोद में लेके यहां से दूर आ गए। निर्मल जी ने वहां पुलिस वालों को बहुत ढूंढा पर उन्हें कोई नहीं मिला।
ऊपर से बारिश भी अब तेज हो रही थी, तो वो बच्चे को लेके लॉज आ गए जहां वो ठहरे थे। बच्चा रो रहा था तो उन्होंने कहा, शायद इसे भूख लगी होगी। कहते हुए लॉज में आते ही उन्होंने बच्चे के लिए दूध मंगाया और उसे पिला दिया। दूध पीने के बाद बच्चे का रोना कम नहीं हुआ। लगातार रोते हुए उसके मुंह से अटकते शब्द निकल रहे थे, मम्मा, पापा। निर्मल जी ने कहा, पता है बेटा, माँ पापा की याद आ रही होगी तुम्हें, पर इतनी बारिश में मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हारे माँ पापा को। कान्हा, अब आप ही रास्ता दिखाइए। रो रो के आखिरकार बच्चा चुप हो ही गया। निर्मल जी ने उसे दूध पिला के सुला दिया था। निर्मल जी की ट्रेन का भी टाइम हो रहा था, पर ऐसे वो किसी के बच्चे को साथ लेकर नहीं जा सकते थे। उन्होंने सोचा घर फोन करके बता देंगे और सुबह पुलिस में रिपोर्ट करा के बच्चे को उसके माँ बाप को दे के ही चले जाएंगे। उन्होंने घर फोन किया और कुछ कहते उससे पहले ही उनके भाई ने कहा, प्रथम बहुत रो रहा है, हमारे चुप कराने से भी नहीं हो रहा, आप जल्दी आ जाइए। निर्मल जी ने भी उसकी रोने की आवाज सुन ली थी और अब वो दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ उनका अपना बच्चा जो बिन मां के सिर्फ उनके साथ ही रहता था क्योंकि उनकी पत्नी की मौत 1 साल पहले ही हो गई थी, दूसरी तरफ किसी और का बच्चा। उन्हें संभला नहीं जा रहा था, क्या करे कमा नहीं। आखिर उन्होंने फैसला ले ही लिया कि आज रात की ट्रेन से ही वो वृंदावन जाएंगे और वहां से ही बच्चे के माँ बाप का पता लगवा लेंगे। उन्होंने अपना सामान और बच्चे को लिया और जाने के लिए निकल गए। ट्रेन में बैठ के उन्होंने गौर से उस सोते हुए बच्चे को देखा। खैर, वो उसे लेके वृंदावन आए और जब वहां से उसके माँ बाप का पता लगाना चाहा तो उनके भाई और उसकी पत्नी ने रोक लिया। उन्होंने कहा, निर्मल भाई साहब, बच्चा भगवान का रूप होता है और वैसे भी हमारे घर में कोई बेटी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये राधा रानी का आशीर्वाद हो। हम विनती करते हैं आपसे, इसे अपने पास ही रहने दीजिए। तभी प्रथम आया और बोला, नहीं बाबा, ये बच्चा इस घर में नहीं रहेगा, इसे इसके माँ बाबा के पास भेज दो। तो उसकी चाची बोली, प्रथम ये कैसे बात कर रहे हो? नहीं बिटिया, कहीं नहीं जाएगी। मैं उसकी माँ बनके उसका ख्याल रखूंगी, पर घर आई लक्ष्मी को ऐसे जाने नहीं दूंगी। निर्मल जी भी अब उनकी जिद के आगे कुछ बोल नहीं पाए और प्रथम को समझा के चुप करा दिया। इसके बाद प्रेक्षा वही उन्हीं के साथ रहने लगी। शुरू शुरू में वो काफी रोती रहती थी और अपनी जुबान से बस मम्मा पापा भाई इतना ही बोल पाती थी, पर उसका भी कुछ असर नहीं होता था क्योंकि यहाँ कहाँ से उसके मम्मा पापा और भाई आने वाले थे। वो दिन रात रोती रहती, पर किसी ने उसके माँ पापा का पता नहीं लगवाया। प्रेजेंट टाइम। अक्षदा ने गुस्से से चाची जी की तरफ देखा और कहा, आपको इतने से बच्चे पे जरा सी भी दया नहीं आई। खुद के मतलब के लिए आपने उसे उसके माँ बाप से दूर कर दिया। चाची ने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, माफ कर दीजिए, पर अपनी ममता में इतनी अंधी हो गई थी कि कुछ समझ नहीं पाई। निर्मल जी ने कहा, मुझे भी माफ कर दीजिए। प्रविष्ट ने कहा, आप लोग माफी मत मांगिए। आपने हमारे बच्चे को इतने सालों तक संभाला, उसकी जान बचाई, हमें आपका शुक्रिया करना चाहिए। आप मत कहिए कुछ। अनय, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके बेटे ने किया वो सही है। निर्मल जी ने यहां वहां देखा और पूछा, प्रथम प्रथम कहाँ है? अकाय, वो बाहर चला गया। अकाय ने प्रथम को जब किसी का ध्यान नहीं था तभी अपने गार्ड के हवाले कर दिया था। अक्षदा ने कहा, प्रेक्षा, बच्चा चलो अब अपने घर चलो। प्रेक्षा ने कुछ नहीं कहा तो प्रविष्ट ने कहा, और पैकिंग की भी जरूरत नहीं है, हम अपनी गुड़िया का सब कुछ नया ले लेंगे, कपड़ों से लेके सारा सामान तुम्हारे लिए नया ही लेंगे। अनय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बच्चा, अब अपने घर चलो। अनय, बच्चा चलो ना, बैठी क्यों हो? तभी प्रेक्षा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन सब हैरान रह गए। प्रेक्षा ने बिना किसी भाव के कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं आऊंगी। जिस तरह से आज तक दूर रही वैसे ही अब भी रहूंगी।